रीबर्थ आफ्टर फर्स्ट नाइट एपिसोड 11। वो लड़का अमायरा के पास आया और उसे गले से लगाते हुए कहा, कोई नहीं अमायरा, उसकी किस्मत में खराब है, तुम देखना उसकी आने वाली मूवी फ्लॉप जाएगी। अमायरा ने न में गर्दन हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता सुधीर, उसकी बनाई मूवी आज तक फ्लॉप नहीं गई। उसने जितने भी मूवी का निर्देशन किया है वो सारी मूवी हिट गई है। सुधीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कहते हुए उसने अमायरा को सोफे पर बैठाया और उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया। अमायरा ने पानी के 2 घूंट लिए और फिर गिलास होठों से दूर करते हुए कहा, सुधीर तुम तो बहुत लोगों को जानते हो, प्लीज कुछ तो करो, मुझे उस मूवी में मेन फीमेल लीड का रोल करना है। सुधीर ने एक नज़र अमायरा को देखा फिर कहा, सॉरी अमायरा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मनीष अपनी मूवी में छोटे छोटे से किरदार को खुद चुनता है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अमायरा ने कहा, कोई ऐसी चीज जिससे वो बात मान जाए। सुधीर ने गर्दन न में हिलाते हुए कहा, नहीं, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, मूवी की लीड फीमेल एक्ट्रेस ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। अमायरा ने हैरान होकर कहा, कौन है वो? सुधीर ने कहा, पता नहीं, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि ऑडिशन तो एक बहाना है, मनीष ने पहले ही लीड एक्ट्रेस को फाइनल कर लिया है। खैर ये न सही तो दूसरी सही, मैंने एक और मूवी देखी है, तुम उसमें रोल कर सकती हो। अमायरा ने कहा, हम ठीक है। तभी उसी कैबिन का गेट दोबारा खुला और अभिमन्यु अंदर आया। अभिमन्यु जैसे ही अंदर आया उसकी नजर अमायरा और सुधीर पर गई। वो दोनों सोफे पर बहुत करीब बैठे हुए थे। ये देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। वो कुछ कहता उससे पहले अमायरा खड़ी हुई और अभिमन्यु के गले लगते हुए बोली, आई मिस यू। अभिमन्यु ने एक हाथ उठाकर अमायरा की पीठ को सहलाया लेकिन उसकी नजर सामने सुधीर पर थी। सुधीर भी अमायरा के साथ ही सोफे से खड़ा हो गया था। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सर, तो आप हैं अमायरा के मंगेतर, मिलकर खुशी हुई। अमायरा अभिमन्यु से अलग हुई और उसका परिचय कराते हुए बोली, सुधीर ये है अभिमन्यु और ये मेरे बॉस सुधीर है। सुधीर ने अमायरा के परिचय कराने के बाद अपना हाथ अभिमन्यु की तरफ बढ़ाया लेकिन अभिमन्यु ने उसे हाथ मिलाने की बजाय अमायरा का हाथ पकड़ा और कहा, हेलो, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैं और अमायरा जा रहे हैं। इतना कहकर उसने कैबिन का गेट खोला और वहां से तेजी से निकल गया। सुधीर ने एक नज़र अमायरा और अभिमन्यु को जाते देखा, फिर अपने हाथ की तरफ देखा और उसे हवा में हिलाते हुए कहा, उफ, लगता है माहौल बहुत गर्म है। अभिमन्यु अमायरा की कलाई मजबूती से पकड़े हुए पाकिन की तरफ बढ़ रहा था। अमायरा को अभिमन्यु के हाथ की पकड़ से दर्द होने लगा था। अभी तक वो कंपनी में होने की वजह से शांत थी लेकिन अब वो दोनों अकेले यहाँ पार्किंग एरिया में आ चुके थे। अमायरा ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, अभिमन्यु मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। लेकिन अभिमन्यु को कोई फर्क नहीं पड़ा उसका हाथ, वो अमायरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता रहा। अमायरा ने अभिमन्यु को दोबारा कहा, अभिमन्यु, कहते हुए वो रुक गई। अभिमन्यु इस बार रुक गया और अमायरा का छोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। अमायरा ने अपने हाथ की तरफ देखकर कहा, हे, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा था? दर्द हो रहा है। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, दर्द तो होगा ही, क्योंकि मैंने छुआ है। अगर मेरी जगह तुम्हारा वो बॉस होता तो दर्द नहीं होता। अभिमन्यु की बात सुनकर अमायरा ने असमझ होकर कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथों को सीने में बांधते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें मेरा कहा भी अब समझ नहीं आ रहा? क्यों, तुम्हारे बॉस की बाहों में कुछ ज्यादा ही फिक्र थी क्या? अभिमन्यु की बात सुनकर अमायरा की आंखों में आंसू आ गए। अमायरा को रोता देखकर अभिमन्यु ने अपने बालों को मुट्ठी में लिया और गहरी सांस छोड़ी। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अमायरा ने एक नज़र अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा जिसमें उसके लिए कोई परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से कहा, अभिमन्यु, सुधीर मेरा बॉस है बस। अभिमन्यु ने कहा, बॉस? ऐसा कौन सा बॉस होता है जो अपने एम्प्लॉय को कंसोल करने के लिए अपनी बाहों का सहारा देता है? ऐसा कौन सा बॉस होता है जिसे तुम उसके नाम से बुला सकती हो, बताओ? जब वो अमायरा से मिलने उसके ऑफिस में आया था, उसने जैसे ही अमायरा के कैबिन का गेट खोला था, उसे अपने सामने अमायरा और उसका बॉस सुधीर एक दूसरे के करीब बैठे हुए नजर आए थे। उन्हें इतना पास देखकर उसका माथा गर्म हो चुका था। अभिमन्यु की बात सुनकर अमायरा ने कहा, अभिमन्यु, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभिमन्यु ने कहा, तो क्या कुछ बड़ा होने का इंतजार करूं? इतना कहकर उसने अमायरा का हाथ वापस से पकड़ा और कार की तरफ जाने लगा। अमायरा ने उससे हाथ छुड़वाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अभिमन्यु पहले से ही गुस्से में था और अब अमायरा का इतना कहना ही था कि वो पलटा और अमायरा के गाल पर चाटा जड़ दिया।
अमायरा का हाथ उसके गाल पर आ गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, शायद उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं हो रहा था। अमायरा कुछ समझ पाती उससे पहले अभिमन्यु ने कार का गेट खोला और उसे बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमायरा को कार शुरू होते ही जैसे होश आया और उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे चाटा कैसे मार दिया। कहते हुए वो कार का गेट खोलने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने कार पहले ही लॉक कर दी थी, जिस वजह से कार का गेट नहीं खुला। अभिमन्यु ने अमायरा का चेहरा अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, अभी तो सिर्फ चाटा मारा है, अगर ज्यादा चोट चलाई तो और कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। इतना कहकर उसने अमायरा का चेहरा छोड़ दिया, कार वापस से शुरू की और सड़क पर दौड़ा दी। अमायरा की आंखों से आंसू आने लगे थे, वो रो रही थी। उसे आज से पहले कभी शायद ही किसी ने उसे मारा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने अगस्त्य का चेहरा आ गया। उसने कभी उसे मारना तो दूर ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। उसे रोता देखकर अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, चुप होगी या नहीं। अभिमन्यु का इतना कहना ही था कि उसने अपने आंसू साफ किए और शांति से बैठी खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद कार अमायरा के घर के सामने रुकी तो अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक किस दो। अमायरा की नजरें अभिमन्यु के चेहरे की तरफ घूम गई। ऐसा नहीं था कि अभिमन्यु को वो पहली बार किस देने वाली थी, बल्कि जब वो अगस्त्य के साथ रिलेशनशिप में थी वो तब भी अभिमन्यु के करीब थी, लेकिन आज उसे अभिमन्यु पहले से अलग लग रहा था। अमायरा को शांति से बैठा देखकर अभिमन्यु ने अमायरा का चेहरा पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, लेकिन वो उसे किस करने की बजाय उसके होठों को काट रहा था, जिस वजह से अमायरा को दर्द हो रहा था और वो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसके चेहरे को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। कुछ पल ही बाद अभिमन्यु ने अमायरा के होठों को आजाद करते हुए कहा, शादी तोड़ने की तो भूल ही जाओ, क्योंकि मेरे से ज्यादा तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी मुझसे अपने किसी लालच के चलते की है। वैसे भी ये तो तुम्हारे लिए आम है, जैसे तुम अगस्त्य के साथ रिलेशन में थी अपने किसी लालच के चलते। खैर, मुझे अगस्त्य समझने की भूल मत करना। उसकी आवाज में चेतावनी साथ नजर आ रही थी। अभिमन्यु की बात खत्म होते ही अमायरा कार से उतरी और घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी अभिमन्यु ने कार का शीशा नीचे करके कहा, और हाँ, जल्दी ही शादी होने वाली है, अपने डैड से तैयारी करने को अभी से कह दो। अमायरा एक पल के लिए रुकी और फिर तेजी से घर के अंदर चली गई। अमायरा के जाने के बाद अभिमन्यु ने कार वापस से अपने घर की तरफ घुमा ली। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन की तरफ देखा तो सामने वाले ने कहा, मिस्टर अभिमन्यु, आप ये क्या कर रहे हैं। एक बार ड्रेसिंग रोग आ गई समझ आता है, लेकिन दूसरी बार वही गलती। सॉरी मिस्टर अभिमन्यु, हमारे बॉस आपके साथ काम करना नहीं चाहते। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही सामने वाले ने फोन काट दिया। अभिमन्यु ने फोन की तरफ देखा और तुरंत एक नंबर पर फोन मिला दिया। कुछ घंटे बाद सामने वाले ने फोन उठाया तो अभिमन्यु गुस्सा हो गया और डांटने लगा। तभी सामने से आवाज आई, सर उसने तो जॉब छोड़ दी। अभिमन्यु हैरानी से बोला, छोड़ दी। सामने वाले ने कुछ कहा और फोन रख दिया। अभिमन्यु ने एक नजर फोन की स्क्रीन को देखा और फिर कार चालू कर दी। यहाँ सिया और अगस्त्य एक पार्क में थे जहां पर बहुत से झुके थे। वो दोनों एक दूसरे की फोटो खींचते हुए पार्क में घूम रहे थे और खेल रहे थे। काफी देर खेलने और झूलने के बाद अगस्त्य ने सिया को एक आइसक्रीम दी और खुद अपनी आइसक्रीम खाते हुए सिया के बगल में बैठ गया। तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और लालच भरी नजरों से अगस्त्य की तरफ देखने लगा। उसने अपने मुंह में उंगली डाली हुई थी। उसने अगस्त्य को देखकर कहा, आइसक्रीम। अगस्त्य का ध्यान जब बच्चे पर गया तो उसने कहा, आपको भी चाहिए। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया तो अगस्त्य ने अपनी आइसक्रीम सिया को पकड़ाते हुए कहा, सिया मैं आता हूँ। कहते हुए वो खड़ा हुआ और एक उंगली बच्चे की तरफ बढ़ाई तो बच्चे ने अगस्त्य की उंगली पकड़ ली और उसके साथ चलने लगा। अगस्त्य उससे बातें करते हुए आइसक्रीम प्लो में जा रहा था। शायद वो उस बच्चे से उसके माता पिता के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। सिया अगस्त्य और उस बच्चे को देख रही थी। उन्हें जाते देखकर उसके होठों पर मुस्कान थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जमीन पर घूर रही थी। तभी अगस्त्य ने सिया के हाथ से आइसक्रीम लेते हुए कहा, सिया कहाँ ध्यान है, आपकी आइसक्रीम पिघल रही है। सिया होश में आए और जल्दी से आइसक्रीम खाने लगी। अगस्त्य ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, और कोई भी राइड करनी है। सिया ने खड़े होते हुए कहा, नहीं, अब बस घर जाना है। अगस्त्य भी खड़ा हुआ और सिया का हाथ पकड़कर उस पार्क से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। अगस्त्य ने कहा, हाँ। अचानक उसकी नजर सिया के चेहरे के भाव पर गई। लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से बेबी करेंगे।
ऐसा लग रहा था कि वो सिया के पूछे सवाल का मतलब समझ गया था। अगस्त्य की बात सुनकर सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या, मैं तो बस पूछा रही थी। अगस्त्य ने कहा, मुझे पता है। कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। ऐसे ही हंसते खेलते वो दोनों कुछ दिन तक वही दिल्ली में रुके और एक हफ्ते बाद वो लोग मुंबई की तरफ ट्रेन से खाना हो गए। एक बड़ा सा और खूबसूरत सा घर, लेकिन उसके आसपास और उसमें जमी धूल को देखकर लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही ना हो, और ये घर और किसी का नहीं बल्कि अगस्त्य का ही था। एक हवा का झोंका वहां से गुजरा और एक रिक्शा उस घर के सामने आकर रुका। उस रिक्शे से अगस्त्य बाहर आया। वो काफी कमजोर नजर आ रहा था, लंबी दाढ़ी, आंखों में दर्द और उदासी लिए उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए और घर की तरफ देखते हुए उस घर के अंदर चला गया। उसके घर के अंदर जाने के कुछ पल बाद ही एक और टैक्सी आकर रुकी, और ड्राइवर के कपड़े पहने हुए एक लड़की टैक्सी से बाहर आई। उसे देखकर लग रहा था कि वो ये टैक्सी चलाती थी। सीधा उस घर के अंदर गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उस लड़की के कदम रुक गए क्योंकि घर के अंदर से कुछ आवाज आने लगी थी। उस लड़की ने आसपास देखा, तभी उसकी नजर घर की खिड़की पर गई तो वो जल्दी से खिड़की के पास आए और खिड़की पर मौजूद मिट्टी को हाथ से हटाकर घर के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सिया ही थी। उसकी आंखों के सामने अभिमन्यु, अमायरा थे जो अगस्त्य से बहस कर रहे थे किसी बात को लेकर, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। सिया की नजर जब अगस्त्य पर गई तो उसकी आंखों में नमी आ गई। उसके हाथ खिड़की के कांच पर आ गए। ऐसा लग रहा था वो उस कांच पर हाथ रखे अगस्त्य को छू रही थी। वो आपस में बात कर ही रहे थे, तभी किसी ने अगस्त्य के सिर पर डंडा मारा तो वो जमीन पर गिर गया। अगस्त्य को जमीन पर पड़ा देखकर सिया के हाथ खिड़की पर आ गए। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर गया। उसका दिल किया अंदर जाने का, लेकिन उसके कदम रुके हुए थे। अगस्त्य को जमीन पर पड़ा देखकर अमायरा और अभिमन्यु वहां से चले गए और उसके साथ खड़ा आदमी भी उनके पीछे जाने लगा। वो तीनों घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर जा रहे थे। वो अभी कुछ कदम चले थे कि तभी उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा लाइटर वही फेंक दिया। लाइटर ने जैसे ही जमीन को छुआ, हॉल में अगस्त्य के चारों ओर आग जलने लगी। शायद वहां पर पहले से ही पेट्रोल डाला हुआ था। आग देखकर सिया खुद को रोक नहीं पाए और उसने जल्दी से खिड़की खोलने लगी, लेकिन खिड़की ज्यादा दिनों से बंद होने की वजह से जाम हो गई थी और खुल नहीं रही थी। जिसके चलते सिया जल्दी से गेट के पास गई और उसने जैसे ही गेट खोला, सामने आग की लापटें थी जिनके बीच में अगस्त्य बेहोश पड़ा हुआ था। सिया ने अगस्त्य को पुकारते हुए कहा, अगस्त्य, अगस्त्य। लेकिन अगस्त्य को होश कहाँ आने वाला था। सिया ने न आव देखा न ताव और जल्दी से आग में खुद गई और अगस्त्य के पास आ गई। आग बहुत ज्यादा फैल गई थी, जिसके कारण छत से मालवा गिरने लगा था, लेकिन सिया को शायद अगस्त्य के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। वो अगस्त्य को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, उसका नाम ले रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिस वजह से वो खड़ी हुई और अगस्त्य को भी सहारा देकर खड़ा किया, बिना ये जाने कि अगस्त्य जिंदा था या फिर नहीं। उसे बस अगस्त्य को बचाना था। उसने अगस्त्य का एक हाथ अपने कंधे पर डाला हुआ था और उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था। अगस्त्य काफी कमजोर था, जिस वजह से वो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी और घर से बाहर लेकर जा रही थी। आग की लपटें तेज होने लगी। सिया गेट की तरफ बढ़ रही थी। उसकी नजरें गेट पर ही थी। उसका हर बढ़ता कदम उसे और अगस्त्य को गेट के करीब लेकर जा रहा था और उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। आग से बचते हुए वो आखिरकार अगस्त्य को घर के बाहर ले आई। उसको जैसे सांस आए, वो अगस्त्य को थामे हुए घर से बाहर आई। उसने एक नजर पलटकर घर को आग में धुलसते देखा, फिर वापस से चेहरा सामने किया तो वहां अमायरा और अभिमन्यु खड़े थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखें फैल गई। वो खुद समझ पाती कि तभी किसी ने उसकी पीठ पर वार कर दिया। वार काफी जोर का था कि वो जमीन पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके साथ में उसका सहारा लिए खड़ा अगस्त्य भी जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा अगस्त्य की तरफ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसे अगस्त्य की बंद आंखें नजर आ रही थी। तभी उसके गाल पर अमायरा ने अपने पैर रखते हुए कहा, बीच। इतना कहकर उसने आदमी को कहा, इन दोनों वापस घर में डाल दो, घर के साथ ये दोनों भी जल जाएंगे। इतना कहकर वहां से अभिमन्यु के साथ चली गई। उस आदमी ने एक नजर उन दोनों को जाते देखा, फिर सिया और अगस्त्य को घर के अंदर डालकर गेट बंद करके चला गया। घर में आग बढ़ती जा रही थी। उसी घर के हॉल में सिया और अगस्त्य जमीन पर पड़े हुए थे। दोनों के चेहरे आमने सामने थे, बस फर्क इतना था, अगस्त्य की आंखें बंद थी और सिया की खुली।
वो बस अगस्त्य को देख रही थी। अगस्त्य का चेहरा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका और अगस्त्य बहुत करीब था। वो थोड़ा सा अगस्त्य के करीब खिसकी और उसके होठों को अपने होठ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। आह! इस आवाज के साथ सिया की नींद खुली तो उसके बगल में बैठा अगस्त्य चौंक गया। उसने जल्दी से गर्दन सिया की तरफ घुमाई जो पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया, आप ठीक हो? अगस्त्य की आवाज जैसे ही सिया के कानों में गई उसकी गर्दन अगस्त्य की तरफ घूम गई। उसने जैसे ही अगस्त्य को देखा, बिना ध्यान दिए उसके गले लग गई और उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। अगस्त्य की आंखें फैल गई। उसने तिरछी नजर से आसपास देखा। वो दोनों इस समय प्लेन में थे और किसी भी वक्त लैंड हो सकते थे। वो तो शुक्र था वो दोनों इस समय फर्स्ट क्लास में थे जिस वजह से यहाँ कोई नहीं था। उसने जब सिया के होठों को कांपते महसूस किया तो सिया से अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या हुआ सिया, कोई डरावना सपना देखा? सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सपना नहीं बस हकीकत देखी है। अगस्त्य असमझ से उसे देखने लगा। तभी सिया ने कहा, आप वादा करो कि आप अकेले कहीं नहीं जाओगे। कोई ना कोई आपके साथ रहेगा, मैं, डेड या अनुभवी या कोई बॉडीगार्ड, लेकिन उनके अलावा और कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। सिया की बात सुनकर अगस्त्य हैरान हो गया और बोला, सिया, ये। सिया ने उसकी बात काटते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आप वादा करो। अगस्त्य ने सिया की तरफ देखा। उसने शायद बहुत ज्यादा डराने वाला सपना देखा था, लेकिन जो भी हो उसने अपने वादे में अभिमन्यु का नाम नहीं लिया था। इस वजह से उसने अपना हाथ सिया के हाथ पर रखते हुए कहा, ओके। कहते हुए उसने सिया के सिर को अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। लेकिन सिया की आंखें अब बंद होने वाली कहाँ थी। उसकी खुली आंखों के सामने बार बार वही लम्हा घूम रहा था जब उसने अपने सामने में अगस्त्य को आखिरी बार किस किया था। उसने धीरे से कहा, वो सपना होता तो शायद ही दर्द कम होता, लेकिन वो हकीकत है एक, भले ही पिछले जन्म की सही। उसके कहे शब्दों से लग रहा था कि उसने जो बंद आंखों में देखा वो एक हकीकत थी। उसकी आंखों से आंसू गाल पर आ गए। अगस्त्य की नजरें सिया पर ही थी। उसने सिया के बड़बड़ाते होठों को देखा था लेकिन कुछ कहना सही नहीं समझा। वो शांति से बैठा रहा। यहाँ अमायरा एक कमरे में बैठी हुई जमीन को घूर रही थी। ये कमरा उसका ही था। उस कमरे को देखकर लग रहा था कि काफी समय हो गया था उस कमरे को खुले हुए। वहां पर इतनी गंदगी भी थी कि कुछ अमायरा के कपड़ों पर भी थी। अमायरा को देखकर लग रहा था कि वो काफी दिनों से बिना खाए पिए और नहाना तो दूर की बात, ऐसा लग रहा था उसने मुंह हाथ तक नहीं धोया था। तभी उस कमरे का गेट खुला और थोड़ा उजाला आया। गेट खुलने की आवाज सुनकर उसकी नजरें गेट की तरफ उठी तो वहां पर मनसूख लाल खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से जमीन को 2-3 बार मारते हुए कहा, बाहर आ जाओ और अपनी कंपनी जाओ। आवाज सुनकर मायरा खड़ी हुई और गेट से बाहर जाने लगी। तभी मनसूख लाल ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, आज के बाद शादी तोड़ने की बात करी तो अभी तो बस 1 हफ्ता इस कमरे में रखा है, अगली बार और बड़ी सजा दूंगा, समझी? अमायरा ने सिर हिला दिया। मनसूख लाल वहां से चले गए। अमायरा ने नजर उठाकर मनसूख लाल को जाते देखा और गुस्से में कहा, ये सब उस सिया की वजह से हुआ है। मेरे डैड जो मुझसे प्यार से बात करते थे वो भी नाराज हो गए हैं। उन्होंने पहली बार मुझे कोई सजा दी थी, वो भी इस अंधेरे कमरे में रहने की। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। असल में जब अभिमन्यु उसे उसके घर छोड़कर गया था तब वो घर के अंदर आते ही अभिमन्यु से शादी न करने की बात मनसूख लाल से बोली तो मनसूख लाल जो पहले से परेशान थे उन्होंने गुस्से में अमायरा को कमरे में बंद कर दिया। उनका गुस्सा शायद अब जाकर कम हुआ था जिस वजह से उन्होंने गेट खोल दिया था, लेकिन अमायरा को इन सब में सिर्फ सिया की गलती नजर आ रही थी। सिया और अगस्त्य कुछ घंटों बाद घर वापस आए तो जगदीश उनके स्वागत में हॉल में मौजूद थे। सिया ने अगस्त्य का हाथ अभी भी पकड़ा था। शायद उसे डर था कि अगर अगस्त्य का हाथ अगर छोड़ देगी तो वो कहीं दूर चला जाएगा, जिस वजह से उसका हाथ अगस्त्य पर मजबूत था। इससे अगस्त्य को आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसके लिए सिया के हाथों में कोई जान नहीं थी। कुछ कदमों के बाद जब वो हॉल में पहुंचे तो जगदीश उन्हें देखकर खुश हो गए। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन दोनों को देखकर उनकी जान वापस आई थी। अगस्त्य और सिया दोनों उनके पास आकर बैठ गए और नौकर को कार से सूटकेस लाने का आदेश दे दिया था। जगदीश ने उन दोनों को देखकर कहा, और कैसी रही ट्रिप? उद्धरण चिन्ह। तभी सीढ़ियों से अभिमन्यु नीचे आते हुए बोला, ये क्या पूछ रहे हैं आप डेड? ट्रिप अच्छी नहीं होती तो भैया और भाभी इतने दिनों तक नहीं रुकते, क्यों भैया?
वो ताना दे रहा था जिससे अगस्त्य परिचित था, इसलिए उसने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जगदीश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आप भी फिक्र मत करो, कुछ दिनों बाद आपका भी नंबर है। सिया ने कहा, मतलब हैड। अभिमन्यु ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मतलब भाभी कुछ दिनों बाद अमायरा और मेरी शादी है। कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए अगस्त्य को देखा, लेकिन अगस्त्य के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहां नौकर आ गए सूटकेस लेकर, तो सिया ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, ये 2 बैग इधर ले आइए, बाकी कमरे में रख दीजिए। सिया की बात सुनकर नौकर 2 सूटकेस वहां ले आए, तो सिया ने सूटकेस खोलकर जगदीश को दिखाते हुए कहा, डैड ये रहा आपका गिफ्ट। जगदीश ने सूटकेस की तरफ देखकर हैरानी से कहा, इतने सारे हैं क्या? सिया ने सोचते हुए कहा, वो हमें समझ नहीं आ रहा था क्या क्या ले, इसलिए जो पसंद आया वो मैंने और अगस्त्य ने रख लिया। जगदीश कुछ कहते तभी अभिमन्यु ने कहा, भाभी मुझे भूल गए क्या? सिया ने दूसरे बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें आपके लिए भी है। सिया की बात खत्म होते ही अभिमन्यु ने सूटकेस नौकर के हाथ से लिया और टेबल पर रखकर खोल दिया। सूटकेस खुलते ही बहुत से पैकेट निकले, उसमें से अभिमन्यु ने एक पैकेट खोला तो उसमें एक शर्ट थी, जिसे देखकर अभिमन्यु ने कहा, भाभी ये थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं है क्या? कहते हुए उसने वापस रखा। जगदीश ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, आपको कुछ और ही कहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन सिया ने अभिमन्यु की बात का जवाब देते हुए कहा, कोई नहीं, इसे आप फेंक देना, वैसे भी आपकी शादी होने के बाद आपकी बीवी ही पसंद करेगी, तो आप वही कपड़े पहन लेना। सिया की बात सुनकर अगस्त्य की नजरें हैरानी से सिया की तरफ घूम गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिया सीधा जवाब देगी। अगस्त्य के अलावा अभिमन्यु भी हैरान था। उसने जल्दी से कहा, भाभी मेरी बात का ऐसा मतलब नहीं था, आपको बुरा लग गया क्या? सिया ने खड़े होते हुए कहा, मुझे बुरा नहीं लगता डैड, मैं थक गई हूँ और कल कंपनी जाना है, इसलिए मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। सिया के जाते ही अभिमन्यु ने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, भाभी को क्या हुआ? अगस्त्य शायद उसकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन उसका ध्यान जगदीश पर गया, जो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, तो उसने जगदीश की तरफ देखकर कहा, मैं देख कर आता हूँ। उसे वहां से उठना ही सही लगा। वो खड़ा हुआ और कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अभी कुछ कदम चला था, तभी जगदीश ने कहा, अगस्त्य 2 हफ्ते बाद का शेड्यूल फ्री कर लेना, अभिमन्यु की शादी की डेट फिक्स की है। अगस्त्य ने बस सिर हिलाया और सीढ़ियों चढ़ने लगा। अगस्त्य के जाने के बाद जगदीश ने नौकर से बैग कमरे में रखने को कह दिया और खुद किताब पढ़ने लगे। यहाँ अगस्त्य जैसे ही कमरे में आया, उसकी नजर बेड पर लेटी सिया पर गई, जो बिना कपड़े बदले बेड पर लेट गई थी। उसने अपनी आंखों पर बांह रखी हुई थी, जिससे उसकी आंखें छिप रही थी। गेट खुलने की आवाज सुनकर उसने बांह हल्की सी उठाए और अगस्त्य पर नजर जाने के बाद उसने वापस से हाथ वैसे ही रख लिया। अगस्त्य सिया के पैरों के पास आकर बैठ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिया का बर्ताव अचानक बदलने का मतलब उसे समझ नहीं आया था। वो शांत बैठा रहा। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर की शांति के बाद न जाने अगस्त्य के दिमाग में क्या आया, वो खड़ा हुआ और अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम के गेट की आवाज सुनकर सिया ने अपनी आंखों से बांह हटाई, तो नजरें बाथरूम के गेट की तरफ घुमाई, तो उसकी आंखों के सामने अगस्त्य बेड के पास खड़ा था। उसके कंधे पर उसके कपड़े थे। असल में वो बाथरूम का गेट खोलकर बंद करके यहाँ आ गया था। सिया की नजरें जैसे ही अगस्त्य पर गई, अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? सिया ने बैठकर कहा, कुछ नहीं। अगस्त्य ने कहा, पक्का? सिया ने मुस्कुराकर कहा, हम। उसकी मुस्कान झूठी थी, लेकिन अगस्त्य ने एक नजर उसे देखा और बाथरूम में चला गया। सिया को एहसास हुआ कि क्या हुआ, तो उसके दिमाग में अगस्त्य के खो जाने का विचार जगह बना रहा था। शायद पिछले जन्म का वो आखिरी हादसा उसे डरा रहा था कि कहीं इस बार फिर से वो अगस्त्य से अलग हो जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को विश्वास दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अभी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन की तरफ देखा तो उस पर मनीष नाम दिख रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाकर कहा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सामने से मनीष की आवाज आई, गुड मॉर्निंग सिया, मुझे आपको ये बताना था कि हमने मूवी के सारे किरदार ढूंढ लिए हैं। सिया ने खड़े होकर कहा, कांग्रेस सर। मनीष ने कहा, हम कल या परसों में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है? उद्धरण चिन्ह। सिया को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कहा, ओके सर, फिर कल ही कर लेते हैं एक। मनीष ने कहा, ओके, तो मैं टाइम सेंड कर दूंगा।
सिया ने कहा, ओ क्या। मनीष ने फोन काट दिया। तभी सिया पलटी तो उसके पीछे अगस्त्य हाथ में टाई लिए खड़ा था। उसने अपने बाल तक नहीं सुखाए थे, लेकिन टाई बंधवानी उसके लिए जरूरी लग रहा था। सिया ने अगस्त्य के हाथ से टाई ली और उसे सोफे पर बैठाकर कहा, पहले तो आप अपने बाल सुखाए। इतना कहकर वो बाथरूम में गई और टॉवल ले आए और उससे अगस्त्य के बाल सुखाने लगी। अगस्त्य आराम से बेड पर बैठा रहा। उसके हाथ में टाई अभी भी थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने नजर उठाकर सिया को देखा, जिसका ध्यान उसके बाल सुखाने पर था। सिया ने अगस्त्य के बाल सुखाने के बाद टॉवल बेड पर रखा और अगस्त्य की तरफ हाथ बढ़ाया तो अगस्त्य ने अपना हाथ सिया के हाथ में दे दिया। सिया ने हैरानी से उसे देखकर कहा, टाई। अगस्त्य को अचानक याद आया और उसने अपना हाथ वापस खींचकर टाई उसके हाथ में दे दी। सिया ने एक नजर अगस्त्य के चेहरे को देखा, फिर उसके गले में टाई डालकर बांधने लगी। टाई बंधवाने के बाद अगस्त्य शीशे के सामने आया और अपने बाल सेट करते हुए बोला, सिया आज आप कहीं बाहर जा रही है। सिया ने सोचकर कहा, नहीं, अभी तो कोई इरादा नहीं है। सिया की बात सुनकर अगस्त्य ने बस गर्दन हिलाए और अपना बैग उठाकर जाने लगा। सिया ने हाथ हिलाकर कहा, बाय। लेकिन अगस्त्य सिया के पास आया और उसके होठों पर किस कर कर बोला, बाय। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अगस्त्य की इस हरकत पर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से बालकनी के पास गई और अगस्त्य का घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। अगस्त्य घर से बाहर आया तो उसकी नजर भी बालकनी की तरफ घूमी तो उन दोनों को हंसी आ गई। सिया ने हाथ हिला दिया तो अगस्त्य ने भी हंसते हुए हाथ हिला दिया और कार में बैठकर वहां से चला गया। सिया कुछ पल वही खड़ी कार को जाता देखने के बाद वापस कमरे में आ गई। इधर अगस्त्य के जाने के कुछ देर बाद अभिमन्यु भी कार में बैठकर जा रहा था। लेकिन उसका रास्ता आज से काफी अलग था, बल्कि उसका रास्ता अमायरा के घर का था। कुछ देर के बाद कार अमायरा के घर के बाद रुकी तो अमायरा जल्दी से कार में बैठ गई। अमायरा के कार में बैठने के बाद अभिमन्यु ने अमायरा को देखकर हल्का सा मुस्कुराया तो अमायरा भी मुस्कुरा दी। अभिमन्यु ने अपना हाथ अमायरा के बालों के पीछे रखकर ड्राइवर से कहा, कार ऑफिस की तरफ घुमा दो। इतना कहकर उसने अमायरा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें तो कंपनी जाना नहीं है अभी। अमायरा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, शाम को जाना है। अभिमन्यु के हाथ अमायरा के बालों पर थे। उसने कहा, हम ठीक है, लेकिन क्या तुम ये बताओगी कि तुम कुछ दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। अमायरा अभिमन्यु की बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि मनसूख लाल ने उसे एक हफ्ते से कमरे में बंद किया हुआ था। उसके पास फोन तक नहीं था। अमायरा जवाब देती उससे पहले अभिमन्यु ने उसकी सीट के बगल में लगे बटन को दबाया तो आगे और पीछे वाली सीट को अलग करने के लिए एक काली दीवार सी खड़ी हो गई। अमायरा की नजरें हैरानी से फैल गई। तभी अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं, मेरे घर छोड़ने के बाद तुमने अपने डैड से मुझसे शादी तोड़ने कुछ बात कही और इसके बदले में तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बात भी नहीं मानी और तुमने कमरे में भी बंद गई कर दिया। अभिमन्यु कुछ बात सुनकर उसकी आंखें हैरान रह गई। तभी अभिमन्यु ने उसके बालों को मुद्दी में लेते हुए कहा, मैंने ही कहा था तुम्हारे डैड से ये करने के लिए। अभिमन्यु की हर बात उसे हैरान कर रही थी। अभिमन्यु ने उसके सिर को अपने चेहरे के नजदीक करते हुए कहा, मैं अगस्त्य नहीं हूँ, अभिमन्यु हूँ। तब मैं तुम्हारी बात था, ये जानते हुए भी कि तुम अगस्त्य के बिजनेस के साथ मेरे डैड को भी बर्बाद करना चाहती, लेकिन अब तुम्हारी बारी है मेरी बात मानने की, और इस बार मेरा इरादा तुम्हें बर्बाद काटने का नहीं बल्कि तुम्हें अपना बनाने का है। इतना कहकर उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अभिमन्यु के ऑफिस में अभिमन्यु अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ काम कर रहा था। उसका पूरा ध्यान उसके काम पर था, लेकिन उसकी नजरें बीच बीच में उसके कैबिन में रखे सोफे जा रही थी, जहां पर अमायरा बेड पर पीठ लेटी थी। उसके ऊपर सिर्फ अभिमन्यु का कोट था, जो उसके पीठ से थोड़ा नीचे और घुटनों के थोड़ा ऊपर के हिस्से को ही ढके हुए थे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो काफी थक गई थी। उसके गाल पर कुछ सूखी हुई आंसू की लकीरें थी। उसी सोफे के नीचे कुछ कपड़े गिरे हुए थे, जो कुछ देर पहले अमायरा ने पहने हुए थे। अभिमन्यु ने एक नजर उसे देखा, फिर से अपना काम करने लगा। तभी उसके कैबिन का गटनोक हुआ। अभिमन्यु गेट की आवाज सुनकर खड़ा हुआ और गेट हल्का सा खोलकर गेट के पास ही खड़ा हो गया। गेट के बाहर एक लड़की थी, जिसके हाथ में एक बैग था। उसने लड़की के हाथ से बैग लिया और बिना कुछ बोले गेट उसके मुंह पर बंद कर दिया। लड़की की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन वो वहां से चली गई। इधर अभिमन्यु ने हाथ में पकड़े बैग की सोफे के सामने रखी टेबल पर रखा और अमायरा को उठाते हुए बोला, अमायरा, अमायरा। आवाज सुनकर अमायरा की आंखें खुली तो उसकी नजरें सामने अभिमन्यु पर गई, जिसे देखकर वो हैरान हो गई।
लेकिन कुछ पल के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है, तो उठकर बैठ गई, लेकिन बैठते हुए उसका ध्यान खुद पर गया तो उसने अभिमन्यु के कोट से खुद को ढक लिया। अभिमन्यु उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए बोला, खुद को छुपा तो इसे रही हो जैसे मैंने कुछ देखा नहीं, खैर तुम्हें कहीं जाना था न, बैग में कपड़े हैं, पहन लो। अभिमन्यु की बात सुनकर अमायरा ने बैग उठाया और कपड़े पहनने लगी। शायद अभिमन्यु की कही बात उसे सच लगने लगी थी। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई जो 7 बजा रही थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर बाथरूम में गई और खुद के हुलिये को ठीक करने लगी। अभिमन्यु ने उसे जरा भी नहीं टोका, वो बस कुर्सी पर बैठा हाथ कीबोर्ड पर रखे हुए अमायरा की हर हरकत को देख रहा था। कुछ देर बाद अमायरा बाथरूम से बाहर आई, उसने अपने चेहरे पर मेकअप कर लिया था। अभिमन्यु ने उंगली से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया तो वो उसके पास आ गई। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अमायरा शांति से बैठी अभिमन्यु की हर हरकत पर नजर रख रही थी, लेकिन अभिमन्यु अपना काम करने में व्यस्त था। कुछ पल के बाद उसने अमायरा से कहा, तुम्हें कंपनी जाना था ना? अमायरा को जैसे याद आया और वो जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, हाँ मैं अभी निकलती हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। अभिमन्यु ने एक नजर उसे जाते देखा, फिर अपना काम करना जारी रखा। अगस्त्य का घर। सिया किचन में थी और सब्जी काट रही थी। उसके पीछे सारे नौकर एक लाइन से खड़े थे, शायद सिया को उनकी जरूरत पड़ जाए इस वजह से। आज काफी दिनों बाद सिया खाना बना रही थी। जगदीश शाम को अपने दोस्तों से मिलने गए हुए थे, लेकिन आज उन्हें हमेशा से ज्यादा देर हो गई थी। कारण था उनका काफी पुराना दोस्त मिल गया था, इसलिए उन्होंने फोन करके देर से आने की खबर उन्हें दे दी थी। सिया आराम से खाना तैयार कर ही रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। फोन की स्क्रीन पर अगस्त्य का नाम फैलेश हो रहा था। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, इसलिए उसने फोन उठाकर कान और कंधे के बीच में लगाया और कहा, हेलो। सामने से अगस्त ने कहा, सिया अभी आप घर पर है क्या? सिया ने कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? अगस्त्य ने कहा, अलमारी में एक लिफाफा रखा है, प्लीज उसे लेकर आ जाएगी आप। उद्धरण चिन्ह। सिया ने जब अगस्त्य की बात सुनी तो हाथ धोते हुए कहा, हाँ, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अगस्त्य ने कहा, ऑफिस नहीं, मीटिंग कहीं और है, इसलिए मैंने ड्राइवर को भेजा है, आप बस आ जाइए। अगस्त्य की बात सुनकर सिया ने जल्दी से ओके कहकर फोन काट दिया। उसने हाथ साफ करते हुए नौकरों की तरफ देखकर कहा, मुझे अभी निकलना होगा, प्लीज आप खाना पूरा बना दीजिए। इतना कहकर उसने फोन उठाया, अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद घर के बाहर कार आकर रुकी तो सिया बाहर आए और कार में बैठ गई। ड्राइवर ने सिया के बैठने के बाद कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी तो सिया ने अगस्त्य को फोन मिलाया तो सामने से अगस्त्य ने फोन उठाकर कहा, हेलो सिया। सिया ने रेस्टोरेंट की तरफ देखकर कहा, मैं पहुंच गई। अगस्त्य ने कहा, फिर अंदर आ जाओ। कहते हुए उसने फोन रख दिया। सिया अगस्त्य की बात मानकर एक हाथ में लिफाफा पकड़े रेस्टोरेंट के गेट के पास आए और गेट खोला तो उसकी नजर सामने खड़े अगस्त्य पर गई। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सिया अगस्त्य को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने अभी ऑफिस वाले कपड़े नहीं पहने थे जो वो पहन घर से निकला था। तभी उसका ध्यान रेस्टोरेंट के अंदर गया। वो पूरी तरह से सजा हुआ था। वो अभी रेस्टोरेंट को देख ही रही थी, तभी अगस्त्य उसके पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सिया को लगा अगस्त्य ने लिफाफे के लिए हाथ बढ़ाया है, तो उसने उसके हाथ में लिफाफा रख दिया। अगस्त्य ने लिफाफा उसी के सामने खोला और उसमें से एक किताब निकालकर सिया की तरफ बढ़ाकर कहा, आपकी पहली रचना के उत्कर्ष रिव्यू के लिए। सिया का ध्यान अगस्त्य के हाथ पर गया तो उसने अपने हाथ में वही किताब पकड़ी थी जिसे उसने लिखा था, इनोसेंट किलर, चांद के नाम से। उसने हैरानी से अगस्त्य को देखा तो अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका एक फैन आपका ऑटोग्राफ मांग रहा था मुझसे। कहते हुए उसने सिया की तरफ पेन बढ़ा दिया तो सिया ने हैरानी से कहा, आपको जैसे पता चला। कहते हुए उसने किताब के पहले पेज पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। अगस्त्य ने किताब उसके हाथ से लेकर कहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहते हुए उसने सिया का हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगा। सिया ने हैरानी से कहा, मुझे अब घर जाना है। अगस्त्य ने कहा, अरे, लेकिन ये सजावट तो मैंने आपके लिए करवाई है। अगस्त्य की ये बात सुनकर सिया और भी हैरान हो गई। उसने एक बार और नजरें चारों तरफ घुमाई। अगस्त्य ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, चले। अगस्त्य सिया की आवाज सुनकर होश में आए और गर्दन हिला दिया। अगस्त्य कुछ कदम चलकर सिया को एक टेबल के पास ले आया और सिया का हाथ छोड़कर कुर्सी को थोड़ा पीछे खींच दिया। सिया मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गई।
सिया को बैठाने के बाद वो सिया के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सिया ने अगस्त्य से हैरान होकर कहा, ये सब किस लिए? तभी एक वेटर वहां पर एक केक लेकर आया और टेबल के बीच में रख दिया। उसके पीछे एक और बेटा आया और उसने एक वाइन की बोतल वहीं रख दी। सिया ने एक नज़र केक की तरफ देखा जिस पर कुछ लिखा था, वो उसे पढ़ पाती कि तभी अगस्त्य की आवाज उसके कानों में पड़ी। अगस्त्य ने कहा, आई लव यू। अगस्त्य की आवाज सुनकर सिया की नजरों ने केक पर लिखे शब्दों को पढ़ लिया और नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो अगस्त्य उसे ही देख रहा था। अगस्त्य ने आगे कहा, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ, मुझे आपसे प्यार है। वैसे तो सब कपल अपने प्यार का इजहार शादी से पहले करते हैं, लेकिन मैं शायद कुछ ज्यादा ही खुशनसीब हूँ जिसे ये मौका मिला है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो वो सिर्फ मेरी वजह से, किसी और को मैं ये हक नहीं दे सकता। कहते हुए उसने सिया का हाथ पकड़ा और उस पर अपने होंठ रख दिया। सिया आवक सी अगस्त्य को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। जिस शख्स को वो दिलो जान से चाहती थी, आखिरकार उस शख्स के दिल में उसके लिए एक खास कोना बन गया था। अगस्त्य का इजहार सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई। अगस्त्य ने सिया के चेहरे पर आए बालों की एक लट को पीछे करते हुए कहा, जानता हूँ, आपको उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इतने वाहियात तरीके से इजहार कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस लाइन में बहुत कच्चा हूँ। कहते हुए उसने अपनी एक आंख बंद कर दी और जीभ मुंह से बाहर निकाल ली। अगस्त्य की बात सुनकर सिया ने हंसते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, आपके मुंह से निकलने हुए वो 3 शब्द ही काफी है इजहार करने के लिए। उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर था, तभी वहां पर वोरलैंड की आवाज आई तो दोनों होश में आए और अगस्त्य ने सिया को केक काटने का इशारा किया। सिया ने चाकू लिया और उसे अगस्त्य के हाथ में पकड़ा दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े केक काटने लगे। दोनों के होठों पर मुस्कान थी। अचानक अगस्त्य ने सिया के गाल पर हल्का सा केक लगा दिया। सिया कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी केक लिया और अगस्त्य के गाल पर लगाने लगी तो अगस्त्य कुर्सी से खड़ा हुआ और वहां से हटने लगा। सिया अब उसके पीछे हाथ में केक लगाए और अगस्त्य आगे भागने लगा। उन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह हरकत करते देख वहां का सारा स्टाफ हैरान था, लेकिन उन्हें जैसे किसी की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अगस्त्य रुक गया और उसने पलटकर देखा तो सिया थककर कुर्सी पर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सिया को थका देखकर अगस्त्य उसके पास गया और घुटनों पर उसके सामने बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि वो उसे मना रहा था। सिया ने अगस्त्य को सामने देखकर अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाया तो अगस्त्य ने गाल आगे कर दिया, लेकिन सिया ने हल्का सा केक ही उसके गाल पर लगा दिया और हंसने लगी। अगस्त्य सिया की हंसी का तो पहले से ही कायल था, उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। तभी सिया ने वाइन अपने गिलास में डालते हुए कहा, वाइन? अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल नहीं, हम अब घर जा रहे हैं। सिया ने अगस्त्य के हाथ को पकड़ा और उसके हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखकर कहा, इतनी जल्दी? अगस्त्य कार ड्राइव कर रहा था और सिया बगल वाली सीट पर खड़ी थी, क्योंकि कार की रूफ खुल गई थी और सिया हाथ में वाइन की बोतल पकड़े चिल्ला रही थी। अगस्त्य जिस सड़क पर कार ड्राइव कर रहा था वो सड़क भीड़ भाड़ से अलग थी। अगस्त्य आराम से कार ड्राइव कर रहा था और बीच बीच में सिया को देख रहा था, लेकिन सिया अपनी मस्ती में मस्त थी। कुछ देर के बाद अगस्त्य ने कार रोकी तो सिया ने वापस बैठते हुए कहा, कहाँ? अगस्त्य कार से बाहर निकला और सिया की तरफ गेट खोल दिया। सिया ने एक नज़र अगस्त्य को देखा, फिर कार से बाहर आ गई। उसके हाथ अब भी वाइन की बोतल थी। अगस्त्य डिक्की के पास आ गया और सिया को इशारे से अपने पास बुलाया तो सिया उसके पास आ गई। उसके पास आते हुए उसकी नज़र अगस्त्य के पीछे पड़ी, जहां मुंबई शहर की इमारतें रोशनी में डूबी हुई नजर आ रही थी। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर उसने कहा, कितना खूबसूरत है। लेकिन अगस्त्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सिया को कमर से पकड़ा और डिक्की पर बैठा दिया। सिया सरक कर आराम से बैठ गई। अगस्त्य सिया के बगल में डिक्की पर बैठ गया और सिया के हाथ से वाइन की बोतल ले ली। उसने बोतल की तरफ देखा तो हैरान हो गया, सिया ने बोतल नहीं पी थी। उसने सिया की तरफ देखा तो सिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मन नहीं कर रहा है। कहते हुए उसने आंखें सामने कर दी, जहां से मुंबई का सबसे खूबसूरत नजारा नजर आ रहा था। अगस्त्य ने भी कोई सवाल नहीं किया, बल्कि बोतल डिक्की पर रख दिया और नजरें सामने कर ली। माहौल में इतनी शांति थी कि हवा से पेड़ों के हिलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। काफी देर की शांति के बाद अगस्त्य ने गहरी सांस छोड़ी और गर्दन सिया की तरफ घुमाई तो वो हैरान हो गया, ये लड़की वैसे ही बैठे बैठे सो गई थी।
उसने सिया को एक नज़र देखा, फिर सिया के चेहरे को अपने हाथ से संभाला और खुद नीचे उतरा और फिर सिया को गोद में उठाकर कार में बैठाया और वाइन की बोतल वापस कार में रखी और कार ड्राइव करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद कार अगस्त्य के घर के सामने रुकी। वो काफी देर बाद घर आए थे, शायद जगदीश सो गए थे, इसलिए बिना किसी को तंग किए वो दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सिया थक गई थी, इसलिए बेड पर पीठ के बल लेट गई। अगरुए ने एक नज़र सिया की तरफ देखा और कुछ सोचकर उसके पैरों के पास बैठा और धीरे लेकिन गंभीर आवाज में बोला, सिया। सिया का ध्यान अगरुए की तरफ चला गया। अगस्त्य ने धीरे से कहा, मैं आपकी डायरी पढ़ी है। उसकी नजरें सिया की तरफ नहीं थी। अगरुए की बात सुनकर सिया उठकर बैठ गई और उसे हैरानी से देखने लगी। अगस्त्य ने धीरे से कहा, सॉरी। लेकिन अगले पल वो हैरान रह गया क्योंकि सिया उसके गले लग गई थी। उसने हैरानी से सिया की तरफ देखा तो सिया रो रही थी। उसने रोते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। सिया काफी देर तक रोती रही। उसे रोता देखकर अगस्त्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों पर होठ रख दिए। सिया की आंखें अपने आप बंद हो गई, लेकिन हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ रहे। सिया के शांत होने के बाद अगस्त्य सिया से दूर हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, आपने सब पढ़ा है न? अगस्त्य ने बस गर्दन हिला दी और कहा, मुझे खुशी है कि मैं अकेला इंसान नहीं हूं जिसका पुनर्जन्म हुआ। सिया हैरानी से बोली, मतलब आप भी? अगस्त्य ने गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, हाँ। कहते हुए उसने सिया को सही से बैठाया और उसके साथ ही में बैठ गया। सिया ने सवाल किया, इसका मतलब आपको पता है कि अमायरा और आपका भाई? अगस्त्य ने सिया की तरफ देखकर कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता था एक लड़की मुझे इतनी शिद्दत से चाहती कि पूरी जिंदगी मेरा इंतजार किया। सिया के माथे पर बल पड़ गए। वो जल्दी से खड़ी हुई और सोफे के नीचे से अपनी डायरी उठाकर लाई और उसे एक तरफ से खोलकर देखने लगी। तभी एक एक जगह पर उसका हाथ रुक हुआ। उसमें एक कागज था जो फोल्ड था। उसने वो कागज हाथ में पकड़ा तो अगस्त्य ने उसे उसकी कमर से पकड़ा और अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए ये पढ़ो। अचानक के होठों पर मुस्कान आ गई थी। सिया ने कागज नहीं खोला और कहा, नहीं रहने देते हैं, वैसे भी आपने पढ़ लिया है। अगस्त्य कहाँ मानने वाला था। उसने सिया के कान के पास अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। सिया अगस्त्य के झांसे में आने लगी। तभी अगस्त्य ने कहा, प्लीज सिया पढ़ो ना। सिया उसके बहकावे में आ गई और कागज को खोल दिया और पढ़ने लगी। थैंक यू जी, सबसे पहले तो थैंक यू मिस्टर अगस्त्य जी। नहीं नहीं, मेरे हैंडसम और केयरिंग पति जी। आप सोच रहे हैं मैंने थैंक यू क्यों कहा? असल में आप नहीं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ, बल्कि आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं अभी सांस भी नहीं ले पाती। खैर, मेरे पैरों के बारे में तो डैड ने आपको बताया ही होगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे शायद। वैसे आपको मैं याद नहीं हूं ने, क्योंकि आप हमेशा सबकी मदद करते रहते हैं ना, इसलिए। कहते हुए वो सोचने लगी। वो अपनी शूटिंग से बाहर घर जा रही थी। वो जिस तरफ चल रही थी वो सड़क का किनारा था। तभी एक कार आकर उससे टक्कर मारकर चली गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सिया संभल भी नहीं पाई और जमीन पर गिर गई और कुछ ही पल में वो खून से सन गई। वहां मौजूद हर इंसान बस खड़ा रहा, कोई भी सिया की मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी वहां एक कार आकर रुकी। उसे अगस्त्य ड्राइव कर रहा था। उसकी नज़र जब खून और भीड़ पर गई तो वो कार से बाहर निकला और आगे आया। जब उसकी नज़र सिया पर गई तो वो हैरान हो गया और जल्दी से सिया को अपनी गोद में उठाया और कार में बैठाकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इस दौरान उसने सिया की तरफ देखा, लेकिन सिया के माथे से खून निकलने की वजह से उसका पूरा चेहरा खून से लाल हो गया था। वो कुछ ही देर में एक हॉस्पिटल के सामने आया और सिया को कार से बाहर निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। सिया जो इस समय स्ट्रेचर पर थी, उसकी आंखें जब हल्की खुली तो उसकी नज़र सीधा अगस्त्य के परेशान चेहरे पर गई। सिया यादों से बाहर आई और आगे बढ़ते हुए बोली, मुझे खुशी है कि मैंने आपको ढूंढ लिया और अपने शादी कर ली। आई विश हम हमेशा साथ रहे। इतना पका उसने कागज बंद कर दिया और पलटकर अगस्त्य को देखा तो अगस्त्य ने कहा, आगे भी कुछ लिखा है? सिया ने कागज की तरफ देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कागज को टेबल पर रखा और अगस्त्य का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, आई लव यू। कहते हुए उसने अगस्त्य के होठों पर अपने होठ रख दिए। अगस्त्य ने भी सिया का कुछ पल के लिए साथ दिया। कुछ पल बाद दोनों के होठ एक दूसरे से अलग हुए तो अगस्त्य ने कहा, आप लकी हैं कि मैं वहां था। मैं शायद वहां अमायरा को लेने गया था। उसे याद था क्योंकि अमायरा ने फिर सीट पर खून देखकर बहुत बवाल किया था। सिया ने अगस्त्य को देखकर कहा, हाँ भी और ना भी।
सिया ने कहा, हाँ इसलिए क्योंकि आप मुझे मिले थे और न इसलिए क्योंकि वो एक्सीडेंट अमायरा ने कराया था। अगस्त्य ने हैरानी से कहा, मतलब? सिया की बात सुनकर अगस्त्य हैरान हो गया। उसे लगा था अमायरा ने बस उसे मारा था, लेकिन ये सच नहीं था। अचानक उसे याद आया कि क्यों अमायरा इतनी जल्दी फेमस हो गई थी, क्योंकि उसने न जाने कितनों को अपने रास्ते से हटाया था। अगस्त्य ने सिया के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं जल्द ही आपका और अपना बदला लूंगा। सिया ने कहा, आप नहीं, हम। अगस्त्य ने सिर हिला दिया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, वैसे आपने ये खत कब लिखा था? सिया ने अपनी जगह पर लेटते हुए कहा, पिछले जन्म में शादी से पहले लिखा था। सोचा था कि आपको शादी के बाद दूंगी, लेकिन आप शादी से भाग गए थे और ये खत बस खत रह गया। अगस्त्य भी सिया के बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, शायद भगवान को हमें मिलाना ही था, इसलिए पिछले न सही इस जन्म में हम साथ हैं। कहते हुए उसने सिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। सिया भी उसका साथ देने लगी, शायद वो भी उसकी बात से सहमत थी। तभी अगस्त्य सिया के ऊपर आया तो सिया का हाथ बगल में रखे लैप पर लग गया और वो बंद हो गया और साथ ही पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। अगले दिन सिया और कपिल एक एक करके मनीष से हाथ मिलाकर बिल्डिंग से बाहर जा रही थी। आसपास बहुत से मीडिया वाले थे जिन्हें वहां मौजूद बॉडीगार्ड हटा रहे थे। सिया उस बिल्डिंग से बाहर निकली और सामने खड़ी अपनी कार में चली गई। इस दौरान कपिल उसका ध्यान रख रहा था। सिया को बैठाने के बाद वो आगे वाली सीट पर बैठ गया और ड्राइविंग सीट पर बैठी सृष्टि को कार बढ़ाने का इशारा किया। सिया के जाने के बाद मनीष ने माइक पकड़े लोगों की तरफ देखा और कहा, आपने जो सुना है वो सच है। इतना कहकर वो अंदर चले गए। मनीष की बात सुनकर वहां एक पल के लिए शांति छा गई, लेकिन अगले पल सबने शोर मचा दिया। सिया ने कार में बैठे हुए एक नज़र पलटकर पीछे मीडिया वालों को खुश देखा, फिर मुस्कुराते हुए सामने देखने लगी। कार इस समय सृष्टि ड्राइव कर रही थी। उसकी नज़र जब सिया के मुस्कुराते चेहरे पर गई तो उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ सिया? सृष्टि की आवाज सुनकर कपिल का ध्यान भी पीछे सिया पर गया और उसने पलटकर उसे देखा। सिया ने सृष्टि को एक नज़र देखकर कहा, कुछ नहीं। कहते हुए उसने नजरें खिड़की की तरफ घुमा दी। शाम को सिया लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी स्क्रीन पर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आया। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें सिया की बुराई लिखी थी और बहुत से लोग अपने शब्दों में लिख रहे थे कि वो मनीष से उनकी मूवी के मुख्य रोल, जो सिया करने वाली थी, उसे हटाने के लिए कह रहे थे। वो अभी न्यूज पढ़ ही रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उस पर कपिल का नाम था। उसने फोन कान में लगाया तो सामने से कपिल ने कहा, हेलो सिया, थोड़ी दिक्कत हो गई है। सिया ने कुछ नहीं कहा और कपिल को उसकी बात पूरी होने का इंतजार करने लगी। कपिल ने आगे कहा, आपने जिस मूवी के लिए आज सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस मूवी के इन्वेस्टर ने मनीष सर से ये कहा है कि अगर वो आपको मुख्य रोल में रखेंगे तो वो इस मूवी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कपिल की बात सुनकर सिया ने कहा, उसकी चिंता आप मत करिए, आप बस इंतजार करिए। कपिल ने हैरानी से कहा, मैंने कब कहा हम चिंता करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद आपकी मूवी रिलीज होने वाली है, याद है ना? कपिल की बात सुनकर सिया को याद आया और उसने कहा, अरे हाँ। वो अभी आगे कुछ कहती तभी उसके कमरे का गेट खुला और अगस्त्य ने बिना ध्यान दिए कहा, सिया जान। वो शायद ज्यादा ही खुश था, इसलिए जब उसकी नज़र सिया पर गई तो वो जल्दी से चुप हो गया। अगस्त्य की आवाज सुनकर सिया के होठों पर जहां मुस्कान आ गई थी, वही फोन के उस पार कपिल के चेहरे पर परेशानी। उसने जल्दी से कहा, सिया। कपिल की आवाज सुनकर सिया ने कहा, ओके सर। कहते हुए उसने फोन रख दिया। फोन रखकर उसने धुरकर अगस्त्य को देखा तो अगस्त्य ने अपने एक हाथ से कान को पकड़ते हुए कहा, सॉरी। सिया अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मुझे डैड से कुछ बात करनी है, मैं आती हूँ। कहते हुए यो जाने लगी, तभी अगस्त्य उसके सामने आ गया और बोला, अरे ऐसे कैसे? आप मुझसे ये नहीं पूछेगी कि मैं इतना खुश क्यों है? कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ सिया के कंधे पर सीधे रख लिए। सिया ने अपने घुटने हल्के मोड़ लिए और झुक गई। सिया के झुकने की वजह से अगस्त्य के हाथ नीचे हो गए और वो भी हल्का सा झुक गया। अगस्त्य के हाथ हटते ही सिया वहां से भाग गई। अगस्त्य ने पलटकर सिया को जाते हुए देखा, फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, ये लड़की भी ना। कहते हुए वो पलटा, तभी उसकी नज़र बेड पर रखे लैपटॉप पर गई तो वो हैरान हो गया और बेड पर बैठकर लैपटॉप देखने लगा। उसने वो सब कुछ पढ़ा जो अभी सिया ने पढ़ा था, तो न जाने उसके दिमाग में क्या आया। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगा दिया। यहाँ सिया खाने की मेज पर खाना लगवा रही थी, तभी जगदीश कुर्सी पर आकर बैठते हुए बोले, अगस्त्य आ गया क्या बेटा? सिया ने उनकी प्लेट में खाना परोसते हुए कहा,
जी डैड, अभी कपड़े बदल रहे हैं वो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।